नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है और यह गोल्डन अपॉर्च्युनिटी प्राप्त आई है यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि संबंधित है असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि एक प्रशासनिक पद है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय लेवल पर। तो इसी विज्ञापन से संबंधित डिटेल में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले योग्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो योग्यता तो स्नातक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी आपका बीए बीएससी कुछ भी होना चाहिए की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 7 वर्ष का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो एक्सपीरियंस है ये आपका किसी भी राजकीय कार्यालय यानी ऑफिस का होना चाहिए। आप इसको डिटेल में नहीं दिया गया या इसके क्या आगे डिटेल वो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, या यूनिवर्सिटी लेवल में ऑफिस में आप कार्यरत हों, यानी ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रमुख तिथियों के बाद जैसा भी आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं 28 अगस्त 2024 यानी आज से, और लास्ट जो डेट है वो 1 महीने बाद 28 सितंबर 2024 यानी पूरा 1 महीने का समय है आपके पास। और इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान में अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जाएगा, और वो मौका है आपका 5 अक्टूबर 2024 तक। इसके अतिरिक्त पदों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 38 पद हैं, और उसमें भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है वो मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए महत्वपूर्ण कुछ सूचना दी गई है वो क्या है आप देख लें। यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण करना होगा, यानी OTR रजिस्ट्रेशन कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको OTR प्राप्त करना होगा। OTR प्राप्त करने के लिए कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो देखिए इसके लिए जब आप यूपीपीएससी की आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, या आप OTR के लिए यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है http://otr.pariksha.nic.in। इस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको OTR नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और 72 घंटे बाद वो आपका एक्टिव हो जाएगा uppsc.up.nic.in पर। तो वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। तो 38 पद यहाँ पे आप देख रहे होंगे। वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक कुल सचिव पद है। रिक्तियों की संख्या 38 है, जो परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है। तो ये रिजर्वेशन वाइज आप देख लीजिए। अनारक्षित के लिए कुछ 18 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद रिक्त नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद रिक्त है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 3 पद हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन के लिए 1 पद है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है, और महिला के लिए 7 पद हैं। तो इस तरीके से कुल 38 पदों का पूरा विवरण है। एंड देखो, जो ये पद हैं ये समूह अराजपत्रित पद हैं, और वेतनमान की अगर बात करें तो 9,300 से लेकर 34,800 यानी लेवल 8 का यहाँ पे ग्रेड मिलने वाला है। और पदों की संख्या हमने देख ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शैक्षिक अर्हताएं क्या है। तो पॉइंट 8 पर आप देख लीजिए, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं के अंतर्गत पहला है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि हो। इसके साथ ही साथ हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, जिसके साथ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में आलेखन का ज्ञान तथा लेखा नियमों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर देखिए, कार्यालय में कार्यरत होने की बात कही गई है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्यालय में आप किस पद पर हो। तो अगर किसी भी राजकीय कार्यालय में या विश्वविद्यालय के कार्यालय में आप कार्यरत हैं, साथ ही साथ अगर आपको हिंदी अंग्रेजी लेखन के साथ साथ लेखा नियमों का भी ज्ञान है, तो आप यहाँ पर योग्य हैं और आवेदन कर सकते हैं। यानी पद का विवरण न देने की, जैसे मान लीजिए आप क्लर्क हैं या किसी अन्य पद पर है, तो अगर आप कार्य है, आपका 7 साल का अनुभव है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिक नहीं कि मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर आपको इसी पद पर कार्यरत होना चाहिए। सिंपल ये कहा गया है कि आप किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। उक्त अनुभव के संबंध में अभ्यर्थियों से अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है आयु से संबंधित। तो इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है पॉइंट 9 में, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 30 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व
तथा 1 जुलाई 1994 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम उम्र जो है 30 साल है और अधिकतम आयु जो है 45 साल है। लेकिन कुछ प्रावधानों के अंतर्गत आयु में छूट भी है, तो उन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1964 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने केंद्रीय सेवा में या विश्वविद्यालय में किसी पद पर पहले से ही कम से कम 1 वर्ष की सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा उतनी अधिक होगी जितनी उसने 9(1) में उल्लिखित आयु सीमा के उपरांत निरंतर सेवा की है। यानी जितने साल तक आपने यूनिवर्सिटी लेवल में काम किया है उतने साल की आपको एज में छूट यहाँ पर मिल सकती है। अब देखिए हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। देखिए चरण 1 और 2 क्या है, अभी मैं बाद में बात कर लूँगा। जब आवेदन करते हैं तो वहाँ पे चरण 1 और 2 आते हैं। सबसे पहले हम फीस देख लेते हैं क्या है। तो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 200 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये। इस तरीके से 225 रुपये पे करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 80 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। इस तरीके से कुल 105 रुपये। और दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, केवल उन्हें प्रोसेसिंग फीस देना है 25 रुपये। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80 रुपये और प्लस 25 यानी 105 रुपये ही पे करना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही उन्हें जो है पेमेंट करना है। यानी वो जिस श्रेणी से उसी के आधार पर, अगर कोई जनरल महिला है तो उसको जो है जनरल के हिसाब से फीस देनी है, कोई ओबीसी महिला है तो उसे ओबीसी के हिसाब से देनी। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, अपनी श्रेणी के अनुसार से पेमेंट करना है। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो सिलेक्शन के 2 चरण हैं, एक तो आपका रिटन एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू। दोनों के नंबर जो मिलेंगे उनको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो पॉइंट 3 में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्नगत पद पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा जो उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल घोषित होंगे। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। तो ये पूरा विवरण है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का। रिटन प्लस इंटरव्यू, उससे मेरिट बनेगी। और देखिए यहाँ पे 7 साल का अनुभव जरूर है, लेकिन जो अनुभव दिया गया है इसमें कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं किसी भी राजकीय सेवा में, किसी भी ऑफिस में जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब प्लस या जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑफिस में काम कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आवेदन देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आवेदन की संख्या इसमें अच्छी खासी आनी है। तो कंपटीशन जरूर रहेगा, लेकिन जॉब बहुत ही बेहतरीन जॉब है बी ग्रेड की। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप कहीं कार्यरत हैं और आप स्विच करना चाहते हैं एक अच्छे करियर की ओर, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब इसके अन्य जो बातें हैं, आवेदन कैसे करने उससे संबंधित भी जानकारी देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए OTR आपको जनरेट करना है, जिससे हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था। OTR के लिए आपको वेबसाइट में जाना है https://otr.pariksha.nic.in और OTR प्राप्त होने के 72 घंटे बाद आप आवेदन कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा OTR, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता संबंधी संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य में संरक्षित करना सुनिश्चित करें। देखिए जो भी आप कार्य करेंगे उसका जो भी आपके पास प्रूफ है उसको आपको सुरक्षित रखना है भविष्य के लिए। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन के हार्ड कॉपी के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां यथा समय मांगे जाने पर संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
तो आप ये याद रखिए कि जो भी आप कर रहे हैं सबका आपको प्रिंट आउट लेके सुरक्षित रखना है, और जब भी कभी आयोग के द्वारा आपसे इन सबको मांगा जाए उस समय आपको स्वप्रमाणित इसकी प्रतियां जो है आयोग को उपलब्ध कराना है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने के अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहें। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। देखिए, ये लोग अक्सर गलती करते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे देते हैं और बाद में कुछ समय बाद तो उनका मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं और या ईमेल आईडी का यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए। ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जिसको आप रेगुलर चेक करते हैं, और मोबाइल नंबर भी आप वही दीजिएगा जो आपका परमानेंट नंबर है। टेम्परेरी नंबर मत दीजिएगा जो आगे बंद हो जाए और बाद में आपको दिक्कत हो। यूपीपीएससी के थ्रू ये अक्सर एक लोग ने कई सारे अभ्यर्थियों के साथ ये मेन प्रॉब्लम होती है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिएगा जो आपका परमानेंट है, जिसको आप भविष्य में निरंतर रखना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक सूचना कि इसके लिए आपको upsc.up.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने तो इस विज्ञापन में ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में जाएंगे। जब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में जाएंगे ऑल नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको 3 तरीके से दिखेगा: यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई। ठीक है, तो आप इसमें इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ अभी आप देख ही रहे, वहीं से मैंने इसको लिया हुआ। उसके बाद आपको अप्लाई में जाना होगा। ठीक है, प्रथम चरण अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप तो ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर आ जाएगा, और ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर पर क्लिक करने के बाद हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपसे पूछे कि आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अगर आपने कर लिया यस, तो अब वहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके ओटीआर नंबर भरना होगा, प्रोसीड करना होगा। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका पेज जो है ओपन हो जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो आपको अपना ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा और फिर 72 घंटे बाद आप आवेदन कर पाएंगे। तो हम ये मान के चलें कि आपने ओटीआर रजिस्टर्ड कर लिया और उसके आगे के प्रोसेस है। फिर दूसरे चरण में आप पहुंच जाएंगे। दूसरे चरण में आपको जो है एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी पत्र व्यवहार का पता ओटीआर से स्वतः प्रदर्शित होगा। साथ ही पद से संबंधित अधिमानी अर्हताएं भी प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई प्रत्येक अधिगामी अर्हता के सम्मुख कॉलम में यस या नो का चुनाव करना है। देखिए, इसमें आप जाएंगे तो एड्रेस वगैरह तो आपको ओटीआर वाला ही आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई देगी, उसमें केवल आपको यस या नो भरना है। यानी वो आपसे पूछा जाएगी कौन कौन सी आपके पास डिग्री है, जो है आप उस पर क्लिक करते जाइए, यस, जो नहीं उस पर नो कर दीजिए। ठीक है, 2 चरण पूरा करने के बाद आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे। तीसरे चरण की प्रक्रिया में क्या है कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात फिर कंफर्मेशन विंडो आ जाएगी। इसके अंतर्गत प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको करना है, ये लिखा होगा, उसके आगे यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद एसबीआई एमओपीएस का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम होंगे। यानी 3 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। पहला नेट बैंकिंग के माध्यम से, दूसरा कार्ड पेमेंट्स के माध्यम से, और तीसरा अदर पेमेंट मोड से। तो जो भी आपका उचित हो उसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट ट्रांजेक्शन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित होगा। उसका प्रिंटर आइकन पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लेना है। यानी जब आप पेमेंट कर दें तो उसकी डिटेल आपको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। ये आपकी रसीद होगी पेमेंट की। पेमेंट फेल होने की स्थिति में अभ्यर्थी कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन में जाकर ओटीआर नंबर भरने को प्राप्त ओटीपी अथवा ओटीआर पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेशन और पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें। तो पूरा तरीका दे दिया गया है, और सी के विषय में हमने बात कर ही ली कुछ। यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है जब 3 चरण आपको पूरे हो जाते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले और सुरक्षित रख ले। तो प्रिंट आउट लेके आपको सुरक्षित रखते जाना है हर एक स्टेप का, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थ चरण में तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगत की दशा में उक्त प्रिंट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदनों उपरांत अभ्यर्थी में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर क्लिक कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने और निर्धारित अंतिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं। देखिए, एक बार तो आप आवेदन कर लेंगे,
लेकिन अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि नहीं कोई गलती आपसे हो गई है, बाद में आपको पता चलता है, तो आपको एक मौका मिलेगा, उसकी भी निर्धारित तिथि है, शायद 5 अक्टूबर है, उससे पहले ही आप कर पाएंगे। तो आपको आवेदन ले लेना है। वैसे तो आपको ये सावधानी रखनी, गलती ना होने पाए, बहुत सावधानी से आप फॉर्म भरिएगा। उसके बाद भी अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया है, तो प्रिंट आउट लेने के बाद उसकी भी आप एक बार ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा, कहीं आपकी तरफ से कोई किसी भी कारण मानवीय भूल के कारण कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। मानवीय भूल कर लीजिए या सिस्टम की एरर कर लीजिए, जो भी हो, अगर ऐसा दिखता है तो उसको आप समय रहते सुधार कर लीजिएगा। सारे प्रिंट आउट आप जरूर सुरक्षित रख लीजिएगा। ये पूरा एक प्रोसेस है आवेदन करने का। आज का वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो विज्ञापन है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, उम्र में क्या छूट है, फीस क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको OTR जनरेट करना है और कौन-कौन सी आपको सावधानियाँ रखनी है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसका जो पाठ्यक्रम है, जो प्रश्न पत्र इसके आने हैं, उसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आवेदन करने के बाद आप अपनी तैयारी को भी स्टार्ट कर सकें और समय रहते जो है बेहतरीन तैयारी करने के बाद इस परीक्षा में आप सफलता अर्जित कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।